हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल पाटीदार। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। हमारा जो विषय है दोस्तों, उसका नाम है नागरिक शास्त्र। और नागरिक शास्त्र के अंतर्गत हमारा जो अध्याय नंबर 6 है, जिसका नाम है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। तो हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के अंतर्गत आज हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। तो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें हम लोग पूरे चैप्टर की कहानी एक साथ समझेंगे, एक एक करके चीज़ें हम लोग एक के बाद एक पढ़ने शुरू करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारी एक्चुअल में आपराधिक प्रणाली होती क्या है। हमारी आपराधिक प्रणाली, देखिए जो हेडिंग है उसका नाम क्या है, उसका मतलब क्या होता है। हमारे देश में अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उस अपराधी को सजा देने तक की जो प्रोसेस है, जो प्रणाली है, उसी को बोला जाता है हमारी आपराधिक प्रणाली। तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है, सामान्यतः आपराधिक प्रणाली में होता क्या है, अपराध के समय जो है सामान्य प्रक्रिया क्या है। यदि मान लो कोई अपराध होता है तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले अपराध की सूचना पुलिस को दी जाती है, क्योंकि आपराधिक केस में आपको सबसे पहले पुलिस में एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। पुलिस को आप ये सूचना मौखिक या लिखित दोनों रूप में दे सकते हो। जैसे ही पुलिस के पास आपकी शिकायत जाती है, पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। एफआईआर का मतलब होता है दोस्तों फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे कि एफआईआर में होता क्या क्या है, ये भी हम लोग समझेंगे। अब एफआईआर हो गई। एफआईआर के बाद पुलिस का काम क्या होता है, जांच करना। जांच करती है, और जांच में क्या बात जांच करती है, वो जांच करती है, गवाहों की बयान दर्ज करती है और सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करती है। जिस भी व्यक्ति ने, जिस शिकायतकर्ता ने जिस आरोपी के लिए, यानी जिस व्यक्ति के खिलाफ ये शिकायत दर्ज करी है, उस व्यक्ति के खिलाफ आरोप जब तक उसको लग रहा है, जब पुलिस जांच करती है तो जांच में उसके पास सबूत मिलते हैं, गवाह मिलते हैं। तो सबूत और गवाह के आधार पर यदि पुलिस को यह यकीन हो जाता है कि अपराध, इसके जितने भी सबूत हैं ये इस अपराधी के खिलाफ ही हैं, तब पुलिस उस अपराधी के खिलाफ क्या करती है, चार्जशीट फाइल करती है, आरोप पत्र तैयार करती है। अब ये चार्जशीट फाइल कहाँ होती है, ये आरोप पत्र दाखिल कहाँ किया जाता है। ये आरोप पत्र दाखिल पुलिस करती है न्यायपालिका में, न्यायालय में, किसी मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो अपना आरोप पत्र दाखिल करेंगे। अब आरोप पत्र दाखिल करने के बाद वकील साहब आते हैं। वकील, दोनों पक्षों के अपने अपने वकील हो सकते हैं, और दोनों ही पक्षों के वकील अपने अपने पक्ष को बचाने का प्रयास करते हैं। और अंतिम में उन वकीलों की दलीलों और जो सबूत और गवाहों के बयान जो पुलिस ने पेश किए हैं, उनकी जांच करने के बाद ये नतीजे पर पहुंचती है कि क्या वाकई में वो आरोपी जिसको गिरफ्तार किया गया है पुलिस ने शक के आधार पर, क्या वो वाकई में दोषी है या नहीं। तो अगर वो आरोप सिद्ध पाया जाता है कि हाँ इसी ने आरोप किया था, तो ऐसे में उस व्यक्ति को न्यायपालिका दोषी करार दे सकती है। और दोषी करार देने के बाद न्यायपालिका ही, यानी न्यायाधीश के पास ये पावर है कि वो उसको क्या दे सकता है, सजा दे सकता है। ये तो बहुत सिंपल सी और नॉर्मल प्रोसीजर है जो इस्तेमाल की जाती है। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें ध्यान ये रखना है कि इस पूरी प्रोसीजर में किन किन लोगों की भूमिका रही है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका जो है वो पुलिस की होती है, क्योंकि रिपोर्ट जो दर्ज करती है वो पुलिस ही दर्ज करती है, और जांच भी वही करती है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह पूरी पुलिस करती है। गिरफ्तार व्यक्ति को अदालत ही तय करती है कि आरोपी वाकई में दोषी है कि नहीं है। तो एक तो न्यायाधीश का काम इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक पुलिस का काम इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक डिफेंडर का काम भी बड़ा अच्छा होता है इसमें। वकील साहब जो होते हैं, जो आपको डिफेंड करते हैं, जो आपके सबूतों के हिसाब से आपको निर्दोष साबित करने का प्रयास करते हैं। तो 3 लोगों की भूमिका है। तो आगे हम लोग यही समझेंगे कि कौन कौन से वो लोग हैं जिनकी भूमिका हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में होती है। मुख्यतः हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के 3 आधार स्तंभ माने जाते हैं। नंबर 1 पुलिस, नंबर 2 वकील, और नंबर 3 न्यायाधीश। तो ये 3 लोग ऐसे हैं जो हमारी हमारी जो आपराधिक प्रणाली है, न्याय प्रणाली, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इन तीनों के बारे में हम लोग समझेंगे। अच्छा, एक एक व्यक्ति की भूमिका अलग अलग समझेंगे कि भाई पुलिस की भूमिका एक्चुअल में होती क्या है। हमें कोई मतलब नहीं है कि वास्तविकता में क्या होता है, हमें केवल सैद्धांतिक पक्ष को पढ़ना है कि एक अच्छे पुलिस ऑफिसर की क्या भूमिका होती है, हमें एक अच्छे वकील साहब की भूमिका क्या होती है ये समझना है, और साथ ही साथ हमें समझना है कि एक न्यायाधीश, जो अच्छा न्यायाधीश होता है, उसकी भूमिका क्या होती है। कई बार क्या होता है कि मूवीज़ वगैरह देखने की वजह से हमारे दिमाग में कुछ अलग ही छवि बैठ जाती है। हम उस छवि की बात ही नहीं करेंगे, हम केवल बात करेंगे कि वास्तव में इसकी भूमिका होनी क्या चाहिए। आगे बढ़े दोस्तों। अब आगे कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि क्या कैसे एक व्यक्ति जो है दोष करता है, यानी एक अपराध करता है और उसको सजा तक पहुंचने का क्या प्रोसीजर है।
इस आने वाली इस कहानी में मैं आपको ये समझाऊंगा कि एक अपराध हुआ है और इस अपराध में होते होते आखिर तक न्याय मिलता है किसी व्यक्ति को। तो ये कहानी शुरू होती है एक चोरी से। चोरी का जो आरोप लगाया जाता है वो एक घर में काम करने वाली नौकरानी के खिलाफ लगाया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये चित्र में बहुत कुछ हमारी पूरी आपराधिक न्याय प्रणाली की जो प्रोसेस है वो पूरी बताई गई है। और ये एक जो कहानी है ये बिल्कुल इस तरह की प्योर कहानी है। प्योर कहानी का मतलब जो पूरी तरह से हमारी निष्पक्ष आपराधिक प्रणाली को बताती है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं हुई। तो कहाँ गलती हुई भी आपको समझ में आ जाएगी। अब हो क्या रहा है इस कहानी में? इस कहानी की शुरुआत होती है एक मिसेस शिंदे नाम की जो एक लेडीज़ होती हैं जो कि मुंबई में रहती है। तो मुंबई में अपने मकान में रहने वाली मिसेस शिंदे तैयार हो रही होती हैं। उनको किसी शादी समारोह में जाना था तो वो तैयार हो रही होती है। अब तैयारी करते करते उनको आखिर में याद आता है कि भाई अब जो है मेरे ज्वेलरी जो है, मेरा हार जो है सोने का, वो पहन लेती हूँ। तो वो 1 घंटे से लगातार अपने सोने का हार ढूंढ रही है और परेशान हो जाती है कि भाई सोने का हार कहाँ गया। उधर मिस्टर शिंदे उनको बार बार बुला रहे हैं कि भाई जल्दी करो, हमें शादी में जाना है, हम देर हो जाएंगे। तो मिसेस शिंदे को कहती हैं कि मुझे मेरी सोने की जंजीर नहीं मिल रही, मतलब मेरे सोने का जो हार है वो मुझे नहीं मिल पा रहा है। और मुझे लगता है मैंने दराज में भी नहीं है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम वहीं पर रखा था। तो मुझे लगता है कि शांति ने मेरा हार चुरा लिया। तुरंत उन्होंने आरोप लगा दिया शांति के ऊपर। अभी शांति कौन है? शांति मिस्टर और मिसेस शिंदे के घर पे काम करने वाली एक नौकरानी है जो पिछले 3 साल से उनके यहाँ काम कर रही है। तो उनने बोला कि मेरा हार चुरा लिया है, मेरे कमरे में सफाई करते हुए वह ज़्यादा ही समय लगाती हैं। तो उनको शक कैसे हुआ, शांति पे शक कैसे हुआ कि वो बोल रही कि शांति जो है मेरे कमरे में जब भी जाती है तो सफाई में काफ़ी टाइम लगाती है। तो मुझे लगता है कि शांति के अलावा तो कोई दूसरा कमरे में गया नहीं, तो मुझे पूरा यकीन है कि शांति ने ही मेरा हार चुराया है। तो चलो शांति से बात करते हैं। तो शांति हेमब्राम नाम की जो लेडीज़ होती है, जो कि नौकरानी होती है, अब उनसे पूछताछ होती है। मामला समझिएगा, मामला शुरू हुआ है चोरी से। अभी चोरी हुई कि नहीं हुई कंफर्म भी नहीं था, लेकिन बस आरोप तय कर दिया था कि किसने चोरी की है। शांति हेमब्राम पिछले 3 साल से इस मकान में काम कर रही है। अभी तक कोई शिकायत नहीं आई थी, लेकिन अचानक से उनका हार गायब हो गया मिसेस शिंदे का। तो उनको लगा कि शायद शांति ने ये चुराया है। तो शांति से सीधे क्या बोल रही है? वो बोल रही है कि शांति, क्या अब तुम चोरी भी करने लगी हो? शांति से सीधा सवाल पूछ रहे कि शांति, क्या अब तुम सीधे चोरी भी करने लगी हो, वो भी सोने के हार की? अपना बक्सा लाओ, मुझे अभी तलाशी लेनी है। हमने पुलिस को भी बुला लिया, और अगर तुम्हारे पास हार है तो अभी बता दो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। अब शांति चूंकि हो सकता है निर्दोष थी, तो शांति ने तुरंत बोला कि नहीं मैडम, मैंने चोरी नहीं की कोई भी, मैंने आपका हार नहीं चुराया है। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम लोग बक्से की तलाशी ले लेते हैं। उनने क्या बोला कि भाई हम आपके बक्से की तलाशी लेंगे, जो भी बक्सा आपके पास रखा हुआ है। तो तुरंत क्या होते हैं, शांति के जो मिसेस शिंदे के जो पति होते हैं मिस्टर शिंदे, वो तुरंत तलाशी लेते हैं। शिंदे साहब बक्से की तलाशी लेते हैं, जिसमें एक लिफाफा मिलता है। अब शक तब बढ़ जाता है जब बक्से के अंदर एक लिफाफा मिलता है जिसमें 10,000 रुपये मिलते हैं। तो लिफाफे में 10,000 रुपये मिलते हैं और वह शांति पर चिल्लाने लगते हैं। कौन चिल्लाने लगते हैं? मिस्टर शिंदे चिल्लाने लगते हैं। मिस्टर शिंदे को लगा कि यार शायद इसने हार चुराया होगा और इसने हार बेच करके ये 10,000 रुपये लेकर के आई है। तो चिल्लाते उन्हें यकीन हो जाता है कि शांति ने हार बेच दिया और उसी का पैसा उसके पास रखा हुआ है। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक था कि भाई 10,000 रुपये रखे हुए हैं और एक आप घर में काम करने वाली जो लेडी है जिसका नाम है शांति हेमब्राम, अब उसके पास अचानक से इतने पैसे तब निकल जाना जब घर में चोरी हुई है। तो शक सीधा जाना भी चाहिए, वाजिब भी होता है। जब इंसान के घर चोरी होती है, खासकर सोने की, तो हमेशा उसका जो शक किसी न किसी पे जाता ही है। अब उनको लगा कि भाई हाँ यही है, तो वो गुहार लगा रही। शांति बोल रही कि साहब, मेरा भाई और मैं पिछले 1 साल से पैसा जमा कर रहे हैं, क्योंकि हमें गाँव लौट कर एक बेल खरीदना है खेती के लिए। तो उनने बोला कि ये पैसे आपके हार को बेच कर नहीं लाए, ये तो मैं और मेरा भाई, उसके भाई का नाम सुनील था, तो मैं और सुनील दोनों ने साल भर से हम लोग मेहनत करके पैसा जुटा रहे हैं और ये 10,000 रुपये हमने इकट्ठे किए, वो भी किसके लिए? हमें एक बेल खरीदना है, क्योंकि गांव में खेती बाड़ी वगैरह करनी है। तो सुनील जो मेरा भाई है वो भी मजदूरी करता है, तो खेती करने के लिए हमें एक बेल की ज़रूरत थी, तो हमने ये पैसे इकट्ठा किए। ये हमने चोरी नहीं किए, मैं ये बेगुनाह हूँ। लेकिन शिंदे साहब को ये चीज़ कहाँ समझ में आ रही थी? उनको तो सीधा समझ में आ गया था कि बस इसने चुराया है। मिसेस शिंदे को और मिस्टर शिंदे को ये यकीन था कि हार इसी ने चुराया। अब जब आपको यकीन हो गया कि चोरी भी हुई आपके घर में, आपको ये भी पता है कि आरोपी कौन है, तो सबसे पहली प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहली प्रोसेस होती है पुलिस के पास जाया जाता है। पुलिस के पास जाकर के FIR दर्ज कराई जाती है। तो मिस्टर शिंदे जो है वो कहाँ पहुँचते हैं? वो थाने पहुँच जाते हैं।
मिस्टर शिंदे जैसे थाने पहुंचते हैं तो वहाँ के जो एसपी साहब होते हैं, जो एसआई साहब होते हैं, थानेदार जो होते हैं, वो थानेदार उनसे पूछते हैं कि जी कहिए क्या काम है। उन्होंने बोला कि मैं एफआईआर लिखवाने आया हूँ। जो मिस्टर शिंदे है वो पुलिसमैन से कहते हैं कि मैं एफआईआर लिखाने आया हूँ, मेरे घर में चोरी हुई है और घर की नौकरानी शांति ने मेरी पत्नी का हार चुरा लिया। उनने खाली ये नहीं बोला कि मेरे घर पे चोरी हुई है, सीधा बोलते हैं कि मेरे घर पे चोरी हुई और जिसने चुराया उसका नाम भी बता दिया। अब केस तो बिल्कुल आसान हो जाता है, क्योंकि पुलिस के लिए बड़ी दिक्कत वाला बात नहीं है, क्योंकि आपने खुद ही बता दिया कि कौन चोर है। बस हमको जाना क्या है, इस चोर से कबूल करवाना है कि हाँ आप ही ने चोरी की है और हार जब्त करना है और चोरी का मामला सीधे सीधा क्लियर था। लेकिन बात यहाँ क्या है, बात यहाँ ये है कि आपको चोरी का हार मिलता नहीं, आपको 10,000 रुपये मिलते हैं। आगे बढ़ते कहानी को समझते हैं। तो अब जैसे पुलिसमैन ने बोला कि चलो ठीक है, आपको पहले एफआईआर दर्ज करानी पड़ेगी, तो प्रोसीजर के हिसाब से, प्रक्रिया के हिसाब से सबसे पहले पुलिसमैन क्या करते हैं, सब इंस्पेक्टर राव साहब, जो इंस्पेक्टर होते हैं वो सब इंस्पेक्टर राव नाम रहता है उनका, और राव साहब क्या करते हैं, सबसे पहले एफआईआर दर्ज करते हैं। दोस्तों एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, मतलब होता है प्रथम सूचना रिपोर्ट। इसका मतलब होता है सबसे पहले अपराध की सूचना जो लिखी जाती है जिस पत्र पर, उसी को एफआईआर बोलते हैं। अपराध की शुरुआत ही इसके बाद होती है। पुलिस जो है वो एफआईआर के बाद ही अपना एक्शन ले सकती है, बिना एफआईआर के जाकर के एक्शन नहीं ले सकती। एफआईआर में ऐसा क्या होता होगा, एफआईआर में अपराध का विवरण होता है पूरा पूरा कि क्या अपराध हुआ है। एफआईआर में यह लिखा जाता है कि पता कौन सी जगह पे हुआ है, किस तारीख को हुआ है, समय कौन सा है, अगर आरोपी का नाम है तो उसका पता, नाम सब कुछ बताना पड़ेगा, शिकायतकर्ता का पता और नाम सब कुछ बताना पड़ेगा, और साथ ही साथ उस एफआईआर की एक नकल जो है याचिकाकर्ता यानी जो शिकायतकर्ता मिस्टर शिंदे है उनको देना पड़ेगी। तो ये प्रोसेस बहुत फेयर प्रोसेस है। तो यहाँ से शुरुआत होती है फेयर प्रोसेस की। अब पुलिसमैन जो है वो एफआईआर दर्ज कर लेते हैं और एफआईआर दर्ज करने के बाद सीधे घर पहुँचते हैं, किसके, शिंदे, मिस्टर शिंदे के घर पहुँचते हैं। जैसे वो घर पहुँचते हैं तो वो शिंदे साहब घर आते हैं। अब वो बोलते शिंदे साहब किसको, अब मैं इस चोरी के बारे में श्री शिंदे और मिसिस शिंदे से बयान दर्ज करूंगा। क्योंकि प्रोसेस क्या है, आपने अगर एफआईआर दर्ज करा दी तो पुलिस का काम है बयान दर्ज करना। बयान के आधार पर ही वो तय करते हैं कि आरोप हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब अपराध हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मिस्टर शिंदे और मिसेस शिंदे का बयान दर्ज करूंगा, रुपए के लिफाफे को सील करके सबूत के तौर पर अपने साथ ले जा रहा हूं और मैं शांति को गिरफ्तार करके थाने ले जा रहा हूँ। ये बात उनके सामने कही, शांति को डराने के लिए जो भी कहा। लेकिन ये प्रोसेस होती है कि आपको पहले जो चीज़ें जितने भी सबूत के तौर पे होती है उनको जब्त करना पड़ता है, चाहे वो सबूत ओरिजिनल हो कि ना हो। बाद में देखा जाता है कि अगर सबूत में वो काम नहीं लिया गया तो उसको वापस कर देते हैं। तो ये सब पुलिस वाले ने कहा। तो शांति जो है वो बेचारी डर गई। उन्होंने बोला कि मेहरबानी करके मुझे थाने मत ले जाइए, मैंने हार नहीं चुरा है, यह मेरी मेहनत की कमाई है। जो 10,000 रुपये आप सील कर रहे हो ये तो मेरी मेहनत की कमाई, और रही बात आरोप की तो मैंने हार नहीं चुराया। क्या किसी के ये कह देने से कि मेरे हाथ नहीं चुराया है तो वो निर्दोष नहीं हो जाता? कोई व्यक्ति निर्दोष तब होगा जब उसे साबित करना पड़ेगा न्यायालय में कि हाँ मैं निर्दोष हूँ। तो अब देखते हैं इस प्रक्रिया में आगे क्या होता है। इतना सब कुछ हो गया कि भाई पुलिस में कहा कि भाई अब मैं सबूत के तौर पर 10,000 रुपये सील कर लेता हूँ और साथ ही साथ मिस्टर शिंदे और मिसेस शिंदे का बयान दर्ज करता हूँ। अब क्या होता है, रूल के मुताबिक क्या होता है, जब किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो सबसे पहले क्या होता है कि उसके रिश्तेदार या किसी को फोन आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो चूंकि उसका एक ही रिश्तेदार था शांति का, उसका भाई सुनील को तुरंत इत्तला की गई कि आपकी जो बहन जो शांति है उसको हमने गिरफ्तार कर लिया चोरी के मामले में। तो तुरंत सुनील भाग करके आता है। कहाँ सुनील, उसका भाई सुनील आता है और सब इंस्पेक्टर राव से विनती करता है कि वह शांति को छोड़ दे। तो पुलिसमैन कहते हैं कि उसने सोने का हार चुराया है, तुम अदालत से जमानत आदेश ले आओ, क्योंकि उनने हार चुराया है, आरोप उनके खिलाफ लगाया गया है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, गिरफ्तारी हो चुकी है, अब मैं ऐसे छोड़ नहीं सकता। हाँ, अगर आपको छुड़वाना है तो अदालत से आप जमानत लेकर के आओ। तो दोस्तों उन्होंने क्या कहा, फिर जो सुनील है वो बोलते हैं कि लेकिन वकील की फीस कहाँ से लाऊंगा, मेरी जो भी मैं उसके लिए कौन जमानती बनेगा, हमारे पास जो सारी कमाई थी वो तो आपने सील कर ली, अगर वो कमाई आप मुझे दे देते तो शायद मैं जमानत के लिए वो पैसे भर देता। अब ये था कि भाई शांति को वहाँ से छुड़वाना था, सुनील बड़ा परेशान था, वकील के पास को पैसे देने के पास उसके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि चूंकि गिरफ्तारी होने के बाद क्या होता है, आप किसी को छुड़वाना हो तो जमानत के तरह ही छुड़वा सकते, वो भी कहाँ से लानी पड़ेगी, वो भी अदालत से जमानतनामा लेके आना पड़ेगा, तभी आप किसी को छुड़वा सकते हो। लेकिन भाई शांति पर अब खाली एक आरोप ऐसा लगाया गया था कि चोरी की गई, हो सकता है शांति निर्दोष है। अब शांति जो है वो 1 महीने तक जो है जेल में रहती है, क्योंकि पूरा पुख्ता सबूत अभी इकट्ठा नहीं हुए थे।
अदालत में 1 महीने बाद शांति की जमानत की अर्जी मंजूर कर ली। लगातार शांति की जमानत की अर्जी दे रहा था उसका भाई सुनील, और अदालत ने 1 महीने के बाद बोला कि ठीक है आप शांति की जमानत करवा लो, मंजूर कर ली। लेकिन 20,000 रुपये उसकी जमानत की राशि थी। अब 20,000 रुपये उसके पास कहाँ है, जब टोटल उसकी कमाई 10,000 रुपये थी और शांति को छुड़वाने के लिए उसके 20,000 रुपये देने थे, तो उसकी जमानत बनने के लिए कोई तैयार नहीं था, कोई भी 20,000 रुपये देने को तैयार नहीं था, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि शांति ने हार चुराया है। तो फिर जब चोर है कोई, तो उसकी जमानत ही कौन देगा, कोई भी नहीं दे सकता, देता ही नहीं है कोई। तो 20,000 रुपये उसकी जमानत के लिए लग रहे थे, तो किसी व्यक्ति ने उसकी जमानत नहीं दी, और नतीजन क्या हुआ कि जमानत मिलने के बाद, जमानत की मंजूरी मिलने के बाद भी उसे जेल में ही पड़ा रहना पड़ा। मतलब शांति जो है जमानत मिलने के बाद भी जेल में रही, और वह गहरे सदमे की हालत में है, डरी हुई है कि मुकदमे का क्या नतीजा होगा, क्योंकि अब तक उसको ये विश्वास हो रहा था कि भाई मैं निर्दोष हूँ और दुनिया की कोई ताकत मुझे दोषी साबित नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैंने चुराया नहीं यार। लेकिन जैसा उसने देखा कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं शांति से 3 साल से उनके घर में काम कर रही थी, ईमानदारी से उस घर को अपना घर समझ रही थी, ऐसा कुछ रहता ही, अक्सर ऐसा हो जाता है ट्यूनिंग। और वो सोच रही कि जब मैंने कुछ किया नहीं, उसके बाद मुझे 1 महीना जेल में रहना पड़ा, तो मुझे डर लग रहा है कि नतीजा क्या होगा। पता चला कि मैं ही आरोपी सिद्ध होगी और मुझे हो सकता है जेल हो जाए, तो बड़ी डर रही थी वो कि यार मैंने कुछ किया नहीं, उसके बाद भी ऐसा कैसे हो रहा है, अब मेरा क्या होगा, मैंने तो कुछ गलत ही नहीं किया, सिर्फ मैडम के शक की वजह से मैं सलाखों के पीछे आ गई हूँ। मतलब वो सोच रही है कि यार मैंने तो कुछ किया नहीं है, और साथ ही बस मैडम का शक था कि उनका 4 मैंने चोरी किया, बस उस शक के आधार पर ही मैं सलाखों के पीछे आ गई हूँ। और हम लोगों ने जो पैसा बचाया था, क्या वह अब कभी वापस नहीं मिलेगा? उनको बड़े पैसे की चिंता है। पैसे की चिंता इसलिए क्योंकि उनने साल भर की मेहनत से वो 10,000 रुपये जमा किए थे। उसने और उसके भाई ने, शांति और शांति के भाई सुनील ने 10,000 रुपये जमा किए थे बेल को खरीदने के लिए। अब उनको डर क्या लग रहा है? उनको डर ये लग रहा है कि हो सकता है भाई ये पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या होता है हमारे देश में बहुत सारे लोगों को एक्चुअल में हमारी प्रणाली के बारे में, प्रोसेस के बारे में पता नहीं होता है कि एक्चुअल में इनमें क्या क्या होता है, क्योंकि हर आदमी तो इस केस से गुजरता नहीं है। तो ज़्यादातर लोगों को इन केस में होता क्या होगा वो पता भी नहीं है, वो जानकारी कम होती है। तो ऐसे में क्या हुआ, उनको डर लग रहा था कि मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। वो बड़ी टेंशन में थी कि यार ऐसा होगा तो क्या होगा, क्योंकि मैं तो निर्दोष हूँ, बस मुझे ही पता है अभी, और साबित करना पड़ेगा। अब क्या होता है, जैसे तैसे करके उनका एक वकील वो करती हैं। अधिवक्ता कमला राय शांति से अदालत में मिलती हैं। जब अधिवक्ता जो शांति की जो वकील हैं, उसका नाम है कमला रॉय, मिसेस रॉय जो है वो उनसे मिलती हैं। अब जो है वो शांति उनको बोलती है कि ये मेरे मुकदमे के कागज़ हैं, मेरे मालिक ने हार चुराने का झूठा आरोप लगाया है मुझ पर। उनने क्लियर बोला कि मेरे मकान मालिक ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है, और अपने कागजात थमा दी। अब ये कागजात क्या थे दोस्तों, समझना इस प्रोसेस को पूरा। ये कागजात वो है जो अदालत हर उस आरोपी को देती है जिसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। दोस्तों रूल है कि जब भी किसी आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जाता है, चार्जशीट दाखिल की जाती है, तो उस आरोपी को उस पूरी चार्जशीट की जो सबूत वगैरह जो उसके खिलाफ जो भी लगाया गया ना चार्ज, उसकी एक नकल उनको प्रोवाइड करनी होती है, ताकि उनका केस लड़ने वाले वकील को पुख्ता जानकारी मिल जाए कि एक्चुअल में केस क्या है। तो शांति उन्हें अपने कागजात दे देती है और बोलती है कि मेरे मकान मालिक ने झूठा आरोप लगाए हैं। अब उनका शांति का भाई भी उनके साथ में, वो भी बोल रहा है कि उन्हें शांति के बक्से से 10,000 रुपये मिले थे। उन्हें लगता है कि उसने हार बेचकर ये पैसे हासिल किया था, लेकिन यह हम दोनों की बचत का पैसा है। मतलब अपने वकील को क्या है, देखिए ऐसा बोलते हैं ना कि वकील और डॉक्टर को से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि वो आपका साथ तभी दे पाएंगे जब आप उनसे बिल्कुल सही सही बात बोलोगे। तो शांति के भाई ने बिल्कुल क्लियर बातें बोली कि देखिए उनको क्या हुआ कि इसके बक्से से 10,000 रुपये मिले थे, तो उनको ये शक हो गया कि इसने हार बेचकर पैसे कमाए थे, लेकिन यकीन मानिए ये हमारी मेहनत का पैसा है, हमने बचत करके पैसा कमाया था। अब कमला राय को बात समझ में आ गई कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, उनको समझ में आया। अब वकील जो होते हैं उनके पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो केस को कैसे घुमा सकते हैं। अब देखो क्या हुआ, अदालत शांति पर आरोप लगाती है कि उसने श्रीमती शिंदे के सोने का हार चुराया है, और चोरी के हार को बेचकर शांति को जो 10,000 रुपये मिले हैं वो भी उनके पास से पाए गए हैं। ये वो सरकारी वकील हैं जो उनकी तरफ से लड़ रहा है। किन की तरफ से लड़ रहा है? जो मिसेस शिंदे की तरफ से केस लड़ रहे थे सरकारी वकील, वो आरोप लगाते हैं कि अदालत शांति पर आरोप लगाती है कि उसने श्रीमती शिंदे का हार चुराया है, और चोरी के हार के बेचकर शांति को जो 10,000 मिले वो भी उनके पास पाए गए। ये पूरा दलील वो पेश करते हैं। अब वहाँ से शांति बोल रही कि मैं निर्दोष हूँ और मेरी सुनवाई हो, मैं निर्दोष हूँ और मेरी अच्छी सुनवाई होना चाहिए। मजिस्ट्रेट के सामने मुकदमा शुरू हो जाता है इस तरह। अब मुकदमा तो शुरू हो गया। अब मुकदमा जब शुरू होता तो होता क्या एक्चुअल में, होता है सवाल और जवाब। पहले सरकारी वकील सवाल पूछता है मिसेस शिंदे से, क्योंकि गवाह तो वही है।
फिर जो शांति की वकील होती है जो कमला राय है वो भी क्वेश्चन पूछती है, तो उस पर भी आएंगे हम लोग। पहले क्या करते हैं कि समझते हैं कि जो सरकारी वकील उसकी भूमिका क्या है। सरकारी वकील जो है वो राज्य की ओर से मुकदमे में हाजिर होता है। अब ध्यान रखना ये वर्ड, राज्य की ओर से मुकदमे में शामिल होता है। दोस्तों मुकदमा क्या था? मुकदमा मिसेस शिंदे के हार का था और चोरी चोरी का इल्जाम लगाया गया शांति हेम्ब्राम के सामने, शांति के नाम पे लगाया गया था कि शांति ने चुराया है। लेकिन यहाँ पर राज्य कैसे आ गया कि राज्य की ओर से? दोस्तों कुछ अपराध ऐसे होते जो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होते बल्कि पूरे समाज में होते, क्योंकि जैसे चोरी हो गई तो चोरी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समाज का क्राइम है। तो इसमें क्या होता है, जब ऐसा अपराध जो एक व्यक्ति का व्यक्तिगत न होकर के पूरे समाज में, जैसे दहेज वहेज वाले केस भी होते हैं ना, उसमें भी ऐसे होता है। तो वहाँ क्या होता है, फिर राज्य जो है वो मुकदमा लड़ती है और राज्य की तरफ से सरकार जो सरकारी वकील है वो मुकदमा लड़ता है। यानी शांति मिसेस शिंदे को अलग से कुछ नहीं करना है, बस उनकी तरफ से राज्य ही मुकदमा लड़ रहा है। तो मुकदमे में हाजिर होता है कौन? सरकारी वकील राज्य की ओर से, और वह श्रीमती और श्री शिंदे को मुख्य गवाह के रूप में पेश करता है। उसका मेन काम क्या सरकारी वकील का कि जो जिसने शिकायत की है, जो गवाह है उनसे पूछताछ करना। अब क्या कर रहे हैं कि हाँ, तो अब बताइए श्रीमती शिंदे आपका हार किस तरह गायब हुआ? पूरी कहानी जज साहब के सामने दोबारा सुनानी पड़ेगी। जो भी कहानी होती है वो उनके सामने शब्द से सुनानी होती है। तो उन्होंने बोला कि मैंने सोने का हार दराज में रखा था। ये मिसेस शिंदे बोल रही हैं कि मैंने सोने का हार जो है वो कहाँ रखा था? वो मैंने दराज में रखा था सोने का हार, और शांति ने उसे चुराया है। शांति के अलावा और कोई व्यक्ति मेरे कमरे में नहीं जाता। उनका शक क्या है कि मेरा हार शांति ने चुराया है। क्यों? क्योंकि शांति के अलावा मेरे कमरे में और दूसरा कोई व्यक्ति नहीं जाता। ठीक है। मिस्टर शिंदे ने मेरे सामने, मिस्टर शिंदे ने, उनके जो पति है मिसेस शिंदे के, उनने मेरे सामने उसके संदूक की तलाशी ली और वहाँ लिफाफे में 10,000 रुपये देखकर हम अचंभे में पड़ गए कि शांति को यह पैसा मेरे हार बेचकर मिला है और वह चोर है। वो पूरी कहानी सुनाती है कि जैसे ही मुझे शक हुआ मैंने तुरंत अपने पति को बताया, मिस्टर शिंदे को बताया। मिस्टर शिंदे ने मेरे ही सामने, मैं गवाह उस बात की कि मेरे सामने शांति का बक्सा चेक किया जिसमें 10,000 रुपये मिले। हम अचंभे में पड़ गए कि 10,000 रुपये शांति ने हमारे हार को बेच कर ही लाए हैं और वही चोर है, ये उनने बोला है। सरकारी वकील की यहाँ पर भूमिका भी शुरू हुई है, तो उनने एक काम किया। अब देखिए क्या होता है रूल के हिसाब से। रूल के हिसाब से होता है कि जो याचिका करता है, जो शिकायत करता है, जैसे इसमें मिसेस शिंदे और मिस्टर शिंदे शिकायत करता है, शिकायतकर्ता का जो वकील होता है, इसमें सरकारी वकील है, वो अपने गवाहों से पूछताछ करता है। लेकिन शिकायतकर्ता की तरफ से जो भी गवाह होते हैं उनसे पूछताछ करने का अधिकार आरोपी, जो जिस पर आरोप लगाया गया है ना, जो डिफेंडर होता है, उनके वकील को भी ये सवाल करने का अधिकार होता है। तो यहाँ पर उनका वकील कौन है? कमला राय। तो आइए बात करते हैं, कमला राय भी जो है अपने प्रश्न पूछती है एक एक करके उनसे। तो कमला राय जो है, मिसेस राय जो शांति की तरफ से केस लड़ रही है, वो किससे प्रश्न पूछ रही है? वो क्वेश्चन कर रही है मिसेस शिंदे से। अब मिसेस शिंदे से क्या प्रश्न कर रही है? वो प्रश्न कर रही है क्योंकि अधिकार, इसे उसको बोलते हैं कि जिरह करने का अधिकार। इसके बाद अधिवक्ता राय श्रीमती शिंदे से जिरह करती। जिरह का मतलब होता पूछताछ, सवाल जवाब। तो आप यह कह रही हैं कि आपने शांति को चोरी करते हुए नहीं देखा। सारी स्टोरी सुन के सीधा सीधा अधिवक्ता राय ने बोला कि आप ये कहना चाह रही हैं कि आपने शांति को चोरी करते हुए सीधे नहीं देखा। मिसेस राय बोलती हाँ बिल्कुल मैंने चोरी करते हुए नहीं देखा, लेकिन उसके बॉक्स में से 10,000 रुपये मिले। उन्हें बोला ठीक है। फिर उन्होंने बोला और न ही शांति के पास आपका चोरी का हार मिला। उन्होंने बोला न तो आपने शांति को चोरी करते हुए देखा और न ही आपका जो हार है वो शांति के पास से मिला। तो समझिएगा इसको क्या बोलना चाह रही है। वो बोलना चाह रही है कि एक तो आप ये कह रहे हैं कि आपने शांति को चोरी करते हुए नहीं देखा और न ही शांति के पास आपका चोरी का हार मिला। दो चीज़ें, आपका चोरी का हार भी नहीं मिला। ठीक है। उन्होंने बोला हाँ नहीं मिला। और उन्होंने बोला कि पिछले 3 साल में जब से शांति आपके घर में काम कर रही है तब से कोई भी चीज़ आपके घर से चोरी हुई है या नहीं? तो बोल रही कि नहीं, एक भी चीज़ पिछले 3 साल में चोरी नहीं हुई। आप हर महीने उन्हें 1,000 रुपये पगार भी देती रही हैं। तो जब आप उन्हें हर महीने 1,000 रुपये पगार दे रही हैं और वो 3 साल से आपके घर में काम कर रही है और 3 साल में एक बार भी कोई चोरी जैसी कोई छोटी मोटी चीज़ भी गायब नहीं हुई, अब अचानक से उसके बॉक्स में 10,000 रुपये देख करके आप एक कैसे तय कर सकती हैं कि चोरी उसी ने की है? तो ये उनके वकील का दलील था। तो ऐसे ही वकील क्वेश्चन पूछ करके क्या करते हैं, जो गवाह होते हैं उनको
उनको भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। यह सच्चाई उगलवाने का एक तरीका होता है क्योंकि उनके पास एबिलिटी होती है। अब क्या हुआ, अचानक जब मुकदमा चल ही रहा था, मतलब मुकदमा खत्म होने के कगार पर था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था एक्चुअल में कि क्या 10,000 रुपये, ये प्रूफ नहीं कर पाए कि 10,000 रुपये क्या वाकई में उसके चोरी के थे नहीं। लेकिन तभी क्या हुआ कि जब मुकदमा खत्म होने के नज़दीक पहुंच जाता है, तभी सुशील को पता चलता है कि इंस्पेक्टर शर्मा ने युवाओं के गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये सुशील कौन है? ये सुशील शांति का भाई है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुशील की जगह गलती से सुनील बोल दिया था, तो उसके लिए मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, उसको आप सुशील ही समझिएगा। जो शांति, जो चोरी का मुकदमा जिसके ऊपर लगाया गया है, उसका भाई का नाम सुशील है, ठीक है। तो सुशील को ये पता चलता है कहीं से कि मिस्टर जो इंस्पेक्टर शर्मा जी हैं, शर्मा जी को एक युवाओं के एक चोरी वालों का गिरोह समझ में आया है, पकड़ में आया है, और उसके पास से बहुत सारे जो है जेवरात वगैरह मिले हैं। और ये भी पता चला है कि वो जो गिरोह था वो मिस्टर शिंदे के मोहल्ले में ही जो है गहने चुराता था, क्योंकि उन जो ग्रुप था ना युवाओं का, उसमें ये भी पता चला था कि जो मिसेस शिंदे थी उनका बेटा और उसके बेटे के जो दोस्त थे वो उस ग्रुप में शामिल थे। तो शिंदे के मोहल्ले में गहनों की चोरी करते थे लोग। श्रीमती शिंदे के बेटे के कुछ दोस्त भी इस गिरोह में के सदस्य थे। उनके पास से श्रीमती शिंदे का हार बरामद हो जाता है। ये सुशील को पूरा पता चल जाता है। अब सुशील ये सारी बात अधिवक्ता राय को बताता है। अब अधिवक्ता राय बचाव पक्ष के गवाह के तौर पर इंस्पेक्टर शर्मा को अदालत में पेश करने को कहती है। दोस्तों, अगर इस केस का संबंध किसी भी व्यक्ति से हो तो अदालत उस व्यक्ति को वहाँ हाजिर होकर वहाँ गवाही देने के लिए बोल सकता है, अगर वो वकील उसको लाना चाहे तो हर कोई भी व्यक्ति आ सकता है वहाँ पर जिसका संबंध है। तो इंस्पेक्टर शर्मा जी से सवाल पूछती है कौन? मिसेस राय, जो कमला राय जो उनकी वकील है शांति की, वो इंस्पेक्टर शर्मा जी से क्वेश्चन पूछती है। उनसे पूछती है कि इंस्पेक्टर शर्मा, क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि आपने क्या क्या बरामद किया? इंस्पेक्टर शर्मा बोलते हैं जी हाँ, बिल्कुल दिखा सकता हूँ। जैसे वो अपने सामान खोलते हैं जो भी उनको मिला है, उसमें से तुरंत श्रीमती शिंदे अपने हार को पहचान लेती है। अब श्रीमती शिंदे अपने हार पहचान लेती है और साथ ही इंस्पेक्टर शर्मा बताते हैं कि कुछ लड़कों का गिरोह हमने जो पकड़ा है, उस गिरोह में उन लड़कों ने ये कबूल किया है कि जो चोरी का सामान हमने जब्त किया ये उन्होंने चोरी किया था और ये हार भी उन्होंने चुराया था। तो यहाँ साबित क्या हो जाता है? यहाँ साबित ये हो जाता है कि श्रीमती जो शांति जी थी, जिन्होंने जिनके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम रखा, वो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर निर्दोष थी। तो श्रीमती राय को समझ में आ जाता है, यानी कमला राय को तो समझ में आया था अधिवक्ता को, तो वो वहाँ पर अब सारी चीज़ें सुन कौन रहे हैं? मजिस्ट्रेट साहब के सामने बात हो रही है। मजिस्ट्रेट सामने न्यायाधीश महोदय सारे गवाह के बयान सुनते हैं और इंस्पेक्टर शर्मा का बयान सुनने के बाद अधिवक्ता राय न्यायाधीश के सामने यह दलील पेश करती है कि अब शांति निर्दोष साबित हो चुकी हैं, इसलिए उसे बरी कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि शांति पर दोष हार का था और हार किसी और से मिला, और जिससे मिला उसने कबूल कर लिया कि मैंने चोरी किया। इसका मतलब शांति के वो 10,000 रुपये चोरी के नहीं थे, यानी वो हार के नहीं थे, उसे बरी किया जाए। तो जज साहब मुकदमा सुनाते हैं कि शांति, आपको चोरी के इल्ज़ाम से बरी किया जाता है। पुलिस ने जो 10,000 रुपये आपसे लिए थे वो भी आपको वापस किए जाएंगे, ठीक है। मैंने लिखित फैसले में इस बात पर जोर दिया है। मजिस्ट्रेट साहब क्या बोलते हैं कि मैंने जो फैसला लिख रहा हूं उसमें मैंने इस बात पर जरूर जोर दिया है कि तफ्तीश में सब इंस्पेक्टर राव की लापरवाही पर खास तौर से ध्यान दिया जाए। कि जो तफ्तीश हो रही थी जिसमें इंस्पेक्टर राव का मेन रोल था, जहां पर एफआईआर लिखने का और जांच करने का और चार्जशीट फाइल करने का, उनने कहीं ना कहीं लापरवाही की, जिसकी वजह से शांति हेम्ब्राम को 1 महीने के लिए जेल गुजारना पड़ा। तो कहीं ना कहीं उन पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि वो किस तरह से क्या लापरवाही क्यों हुई, जो भी हुई। तो आगे की प्रोसेस, ताकि पुलिस प्रशासन ऐसे जो अधिकारी है उनको थोड़ा हिदायत दे दे कि आप देखें कि आप अपने ही से फैसले पे ना पहुंच जाए। क्योंकि दोस्तों हमको भी पता है कि कोई भी व्यक्ति दोषी तब साबित होता है जब न्यायाधीश उसको दोषी समझे। तो कोई दूसरा व्यक्ति उसे दोषी करार दे तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। केवल हमारे देश में न्यायपालिका यानी न्यायाधीश को ही वो पावर है कि वो किसी व्यक्ति को दोषी करार दे सकता है। अब यहीं पर जहाँ केस खत्म होता है वहीं से मैं शुरुआत कर लेता हूँ। यहाँ पर लापरवाही का मामला जो बोला है न्यायाधीश ने, वो बोला है कि जो इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर शामिल थे, उनकी यहाँ पर भूमिका जो है वो थोड़ी गलत थी, तो उस पर जांच किया जाए। तो कहीं ना कहीं पुलिस की कुछ भूमिका तो होती है। तो हमारा जो आगे जो छोटा सा एक टॉपिक है क्या है कि अपराध की जाँच में पुलिस की भूमिका क्या होती है। हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली में सबसे पहला जो रोल अदा करते हैं वो करते हैं पुलिसमैन। तो अपराध की जांच में पुलिस की क्या भूमिका होती है? क्या भूमिका होती है? अपराध की जांच में सबसे पहले पुलिस क्या करती है? शिकायत
प्राप्त होने पर उसकी एफआईआर दर्ज करती है। और शिकायत लिखित या मौखिक दोनों हो सकती है। तो सबसे पहले क्या करती है, शिकायत को दर्ज करती है और साथ ही साथ क्या करती है, गवाहों की जांच करती है। गवाहों को रिकॉर्ड करती है, गवाहों को जो गवाह बोलते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं, लिखित में साइन करवाती है। साथ ही साथ क्या करती है, सबूत इकट्ठे करती है। सबूत इकट्ठे करने के बाद पुलिस का क्या काम है, सबूत इकट्ठे कर लिए, अगर पुलिस को ये लग रहा है कि सबूत सारे के सारे उस आरोपी के खिलाफ है जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है, तब पुलिस चार्जशीट फाइल करता है कि हाँ यार सबूत तो लग रहा है कि आरोपी के खिलाफ ही है। तब पुलिस क्या करती है, चार्जशीट फाइल करती है। आरोप पत्र जिसको बोलते हैं, कहाँ फाइल करती है, वो फाइल करती है कहाँ पर, न्यायालय में, न्यायपालिका में। और उसके बाद जो है वो दोषी है या नहीं ये तो खुद न्यायाधीश बताएंगे। तो पुलिस की भूमिका केवल कितनी है, एक तो एफआईआर दर्ज करने की, दूसरा सबूतों और गवाहों की जांच करने की, गवाह जो बयान देते हैं बयान को रिपोर्ट करना, साथ ही साथ जितने भी सबूत वो इकट्ठा करना, और अगर सबूत आरोपी के खिलाफ है तो आरोप पत्र दाखिल करना। ये काम खाली पुलिस का है। उसके बाद दोषी है या नहीं ये साबित करने का अधिकार किसके पास में, न्यायाधीश के पास में। तो न्यायाधीश के पास में आ जाता है। तो ये आपको पुलिस की यहाँ पर भूमिका समझ में आ जाती है। अब पिछले अध्याय में एक्चुअल में पुलिस को ये काम करते वक्त किन चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि क्या है कि पुलिस, ऐसा नहीं कि पुलिस का काम जो है खाली जांच करना, सबूत इकट्ठे करना, सवाल जवाब, बयान रिकॉर्ड करना और चार्जशीट फाइल करना। यहाँ पर कहीं हमने ये नहीं बोला कि पुलिस जो है किसी व्यक्ति को प्रताड़ित कर सकती है, पुलिस किसी व्यक्ति को मार सकती है, एनकाउंटर करना, गोली मारना, ये सब कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमने पिछले अध्याय में ये चीज़ पढ़ी है। कहाँ पढ़ी है, हमने पहले ही अध्याय में पढ़ा था कानून का शासन। हमारा जो पहला अध्याय था भारतीय संविधान, उसमें हमने कानून के शासन की बात जरूर की थी। अब कानून के शासन का मतलब क्या होता है जो हमने पढ़ा था, मैं दोबारा से उसको रिवाइंड कर रहा हूँ कि वहाँ जो हमने कानून का शासन पढ़ा था उसका एक्चुअल मतलब क्या होता है। हर व्यक्ति कानून के अधीन हो सकता है। कानून के शासन का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति कानून के दायरे से बाहर नहीं है, चाहे वो पुलिस ही क्यों ना हो। तो हर व्यक्ति को कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। तो पुलिस को भी कानून के दायरे के, संविधान का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी देखना चाहिए कि वो मानव अधिकारों का भी सम्मान करे। क्योंकि दोस्तों इस देश में क्या होता है कि हमारे देश में सभी लोगों को अपने अपने अधिकार दिए गए, मौलिक अधिकार भी दिए गए और मानव अधिकार भी दिए गए। मानव अधिकार तो दुनिया में हर एक व्यक्ति के पास कहीं भी चले जाओ सबको मिलते ही हैं। तो एज ए ह्यूमन बींग, ऐसे मानव होने के नाते ऐसे आपको कोई ऐसे प्रताड़ित नहीं कर सकता, तो मार नहीं सकता। तो पुलिस को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मानव अधिकारों का भी सम्मान करे। और साथ ही साथ पुलिस को किसी भी तरह से सजा देने का अधिकार नहीं है। देखिए सजा देने का अधिकार न्यायाधीश के पास में। तो ऐसे में पुलिस जो है किसी को मार रही है, अगर मान लो पीट रही है, सता रही है, गोली मार रही है, तो ये सारे अधिकार नहीं दिए जाते। तो क्या अधिकार नहीं है पुलिस को, अधिकार नहीं है किसी को पीटने का, हिरासत में पीटने का अधिकार नहीं है, सताने का, प्रताड़ना करने का अधिकार नहीं है, और साथ ही साथ गोली मारने का भी अधिकार नहीं दिया गया है। तो अगर आपने किसी को गिरफ्तार किया है तो चार्जशीट फाइल करो, जज साहब के पास पहुंचाओ, सजा कौन देंगे, जज साहब देंगे। तो कहीं ना कहीं हमने पिछले अध्याय में ये चीज़ तो समझ ली थी। अब थोड़ा और समझते हैं कि आर्टिकल 22 गिरफ्तार व्यक्ति को क्या क्या अधिकार देता है। देखिए मान लो पुलिस ने आपको गिरफ्तार भी कर लिया, किसी व्यक्ति को, मान लो शांति का केस पकड़ लो, शांति के केस में क्या हुआ, शांति को गिरफ्तार कर लिया। अब शांति को गिरफ्तारी होने के बाद भी शांति के पास क्या क्या अधिकार होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अचानक से कोई गिरफ्तार करने आए तो सबसे पहले क्वेश्चन ये होना चाहिए कि भाई आर्टिकल 22 मुझे अधिकार देता है कि सबसे पहले मुझे जानने का अधिकार है कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। आर्टिकल 22 साफ शब्दों में लिखता है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसे गिरफ्तारी का कारण पूछने का अधिकार है। तो पहला तो ये अधिकार आर्टिकल 22 में हो गया। दूसरा ये कि उसको अधिकार है कि भाई अगर मुझे गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर आरोप पत्र दाखिल करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। और इस 24 घंटे में कुछ और नियम लिखे हुए जो यहाँ नहीं है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि 24 घंटे में यात्रा का समय, अगर आपको कहीं दूर से पकड़ के ला रहे हैं ना तो यात्रा का समय माइनस किया जाता है। और अगर मान लो बीच में संडे या कोई हॉलीडे पड़ गया तो उस छुट्टी को भी माइनस किया जाता नहीं। तो क्या है, हमको मजबूरी में उसको छोड़ना पड़ेगा आरोपी को। इसलिए सारी चीज़ मेंशन की गई कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 22 से बोलता है। साथ ही साथ आर्टिकल 22 क्या बोलता है, यातना और प्रताड़ना के खिलाफ अधिकार। हिरासत में अगर आपको यातना या प्रताड़ना दी जा रही है तो उसके खिलाफ भी आपके पास अधिकार है। साथ ही साथ आखिरी और अंतिम अधिकार आर्टिकल 22 क्या बोलता है कि किसी व्यक्ति को जबरदस्ती खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तो क्या क्या समझा हमने, पहला कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार हर व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है।
हिरासत में दुर्व्यवहार और यातना के विरुद्ध अधिकार, दुर्व्यवहार नहीं होगा, दुर्व्यवहार मिसबिहेवियर करना, खाने दे देना, मारना या गाली गलौज करना, ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर गाली वाली दे रहे हैं कुछ, तो भी मतलब गाली से मतलब अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं, अगर वो अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मिसबिहेवियर कर रहे हैं, उनको खाना नहीं दे रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, जो भी हो रहा है, ये सब गलत है, तो उनके खिलाफ अधिकार है। स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं कर सकते, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए अब आपके पास सबूत नहीं है, अब सबूत के तौर पे वो आरोपी, अब आरोपी को आप जबरदस्ती प्रेशराइज कर रहे हो और मार रहे हो, बोल रहे हो कि आप ये कबूल करो कि आपने किया है, तो ये मजिस्ट्रेट के सामने बोल सकता है वो कि भाई मुझे ज़बरदस्ती मारा गया है और ज़बरदस्ती ये गवाह ये कबूला गया, मैं अपना आरोप कबूल नहीं करता हूँ, तो वो आरोप कबूल नहीं होगा। ठीक है। और एक और चीज़ इसमें बड़ी अच्छी लिखी गई कि 15 साल से कम उम्र के बालक और महिलाओं को केवल इस वजह से थाने नहीं बुला सकते आप कि उनका बयान लेना है। बयान लेना है ना, तो आप खुद घर जा सकते हैं। तो 15 साल से छोटे बालक या महिला को केवल पूछताछ के लिए, सवाल जवाब के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। केवल पूछताछ करनी है तो आप घर पे जाकर भी पूछताछ कर सकते हैं, अपना नोटबुक लेके जाओ, जो भी वो गवाह दे रहे उसको रिकॉर्ड कर लें, लेकिन उनको थाने बुला सकते हो ये पॉसिबल नहीं। ये आर्टिकल 22 इतने अच्छे हमको राइट्स देता है। तो आर्टिकल 22 आपको अच्छे से समझ में आ गया कि बिल्कुल सिंपल ये आर्टिकल था। अभी आर्टिकल 22 यहाँ पर क्यों रखा गया है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पुलिस का भूमिका है, और पुलिस के बाद हमने कानून का शासन भी पढ़ा। तो पुलिस जब गिरफ्तार करती है तो हमारे पास भी कुछ अधिकार होते हैं, तो पुलिस का तो हमने रोल पढ़ा ही पढ़ा है। ठीक है। अब क्या हो रहा था, बहुत एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट में क्या कहा गया था, कई बार ऐसी प्रशासन की रिपोर्ट तैयार होती हैं, और तो रिपोर्ट में कहा गया था कि बहुत सारे लोग जो हिरासत में हैं भारत की जेलों में, बहुत सारे जेलों में डेथ हो रही है। डेथ का कारण हो सकता है पुलिस प्रताड़ना या जो भी हो सकता है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे डेथ केस अंडर कस्टडी हो रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं गिरफ्तारी और हिरासत को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे दिशा निर्देश दिए हैं, और इन दिशा निर्देशों को एक नाम भी दिया गया जिसका नाम है डी.के. बसु दिशा निर्देश के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ध्यान रखना कि डी.के. बसु दिशा निर्देश क्या है, सीधा क्वेश्चन पूछेगा आपसे। यह पूछ सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस के लिए क्या दिशा निर्देश जारी किए। मतलब जब भी पुलिसमैन गिरफ्तारी करने जाते हैं, किसी को हिरासत में लेने जाते हैं, तो उनको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि खाली नियम आम जनता के लिए नहीं है, नियम पुलिस के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वायलेशन हो रहा था, यहाँ पर कुछ न कुछ उल्लंघन हो रहा था। तो देखो क्या क्या है, एक एक करके पढ़ते हैं। पहला, गिरफ्तार करने वाले पुलिस जो होता है, पुलिस आपने देखे होंगे, पुलिस एक वर्दी में होते हैं, खाकी वर्दी पहने होते हैं, और आप सबसे पहले क्या करते हैं, पुलिस जब भी देखते हैं तो आप दो चीज़ नोटिस करते होंगे। एक तो देखते हैं कि पुलिस की जो रैंक क्या है, आप हमेशा क्या उनके सितारा देखते हो, अरे ये तो बड़ा है पुलिस ऑफिसर, अरे इनके पास तो ये लिखा हुआ है, अशोक चक्र बना हुआ है, स्टार बने हुए, तो आप स्टार देखते हो। साथ ही साथ फिर क्या नाम पढ़ते हो कि अच्छा ये नाम है इनका, इंस्पेक्टर साहब का नाम ये है। तो क्या है, अगर वो मान लो नाम का बेस नहीं लगाए और मान लो वो सितार वगैरह जो भी है उनकी रैंक वो नहीं लगाए, तो आप कैसे पहचानोगे कि कहाँ की पुलिस है? आप कैसे पहचानोगे कि पुलिस जो है इनकी ओहदा क्या है, ये नाम क्या है? तो सबसे पहले क्या बोला उन्होंने कि गिरफ्तारी के वक्त पुलिस को ये स्पष्ट करना चाहिए कि जो अपना नाम पत्र है, जो नेम प्लेट है, वो व्यवस्थित होना चाहिए, ताकि समझ में आए सामने वालों कि किस व्यक्ति ने आपको गिरफ्तार किया। तो गिरफ्तार करने वाले पुलिस की पहचान, नाम पट्टी होना चाहिए। दूसरा, अरेस्ट मेमो जो होता है, जो अरेस्ट करने के बाद जो मेमो बनाते हैं कि हाँ इसको अरेस्ट कर लिया गया है, इस आरोप में अरेस्ट किया गया है, तो अरेस्ट मेमो जो तैयार किया जाता है उसमें बहुत सारी जानकारी लिखनी पड़ेगी। क्या क्या जानकारी लिखनी पड़ेगी? पहली तो जब अरेस्ट किया जा रहा है उस व्यक्ति का समय और तारीख नोट करनी पड़ेगी कि इस व्यक्ति को इस समय इस तारीख को हमने यहाँ से इसको किया, और हो सके तो स्थान का नाम भी लिख दे कि इस स्थान से इसको अरेस्ट किया गया। और साथ ही साथ जब अरेस्ट किया जा रहा है तो किसी एक व्यक्ति को सामने गवाह के रूप में, सत्यापन के रूप में हस्ताक्षर कराने पड़ेंगे। क्यों कराने पड़ेंगे? क्योंकि इस व्यक्ति को हमने यहीं से गिरफ्तार किया, ये तो पुलिस लिख रही है, और लेकिन उसके सबूत के तौर पर किसी व्यक्ति को साइन करने पड़ेगा कि हाँ मेरे सामने ये यहीं से गिरफ्तार हुआ है, जो मेमो तैयार हो रहा है। अब वो गवाह कौन हो सकता है? हो सकता है उनके परिवार का सदस्य भी हो, तो कोई भी व्यक्ति जो वहाँ मौजूद हो या परिवार का सदस्य भी हो, तो वो गवाह के रूप में क्या कर सकता है? सत्यापन के लिए गवाह के साइन करने पड़ेंगे, चाहे वो परिवार का सदस्य ही क्यों ना हो। ठीक है। गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर भी करने पड़ेंगे। जिस व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर रहे हो अरेस्ट मेमो में, उसके हस्ताक्षर भी करने पड़ेंगे। तो पहला तो हो गया नाम पट्टी होना चाहिए। दूसरा क्या हो गया, जो अरेस्ट करने का मेमो बना रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए? समय, स्थान और तारीख आपको मेंशन करना पड़ेगी, और साथ ही साथ गिरफ्तार करते वक्त सत्यापन के रूप में गवाह के हस्ताक्षर चाहिए, साथ ही साथ उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर भी चाहिए जिसको आपने गिरफ्तार किया है। तो कितना सही गाइडलाइन जो है सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ अन्याय होने से बच जाते हैं।
अब तीसरा गाइडलाइन क्या है? तीसरी गाइडलाइन क्या है कि हिरासत में जो व्यक्ति को रखा गया है, सबसे पहले तो क्या है कि उसके संबंधी या दोस्त या शुभचिंतक जो भी हो उसको सबसे पहले जानकारी देना चाहिए। इससे पहले अभी हमने जस्ट शांति हेम्ब्राम का केस समझा। सबसे पहले क्या किया, पुलिस ने जैसे उसको गिरफ्तार किया उसके भाई सुशील को उन्होंने जानकारी दे दी कि आपकी बहन शांति को हमने गिरफ्तार किया, आप आ जाइए। तो सबसे पहले क्या है कि उसके दोस्त, संबंधी या शुभचिंतक जो भी हो उनको सबसे पहले इन्फॉर्म किया जाता है गिरफ्तारी के बाद। मान लो फर्ज करो, चौथा वाला पॉइंट क्या बोलता है कि मान लो फर्ज करो कि संबंधी या दोस्त या शुभचिंतक जो भी उनके हैं वो उस समय शहर से बाहर है, तो 8 से 12 घंटा के बीच में यदि संबंधी या दोस्त जिले से बाहर है, शहर से बाहर या जिले से बाहर है, तो गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के भीतर ही गिरफ्तारी के समय और स्थान और हिरासत की जानकारी उन्हें भेजना पड़ेगी कि भाई हमने इसको गिरफ्तार वहां से किया, उस जगह से किया, उस समय पे किया, और अभी हिरासत में ये इस थाने में, ये जानकारी उनको 8 से 12 घंटे के बीच में देनी पड़ेगी। हर एक व्यक्ति के किसी न किसी परिजन को जानकारी देना बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो परिजन उनको बचाने के लिए कुछ न कुछ तो करे, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना वकील करने का अधिकार दिया गया है। हर व्यक्ति को वकील करने का अधिकार दिया गया, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो आर्टिकल 22 भी बोलता है कि हर व्यक्ति को अपना बचाव करने के लिए जो है वकील का अधिकार जरूर दिया जाता है कि आप अपने आप को बचाव कर ले। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारी गाइडलाइन के जो हमने 4 पॉइंट पढ़े हैं ये सारी क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग DK बसु गाइडलाइन या दिशा निर्देश, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के लिए बताया था ताकि जब वो हिरासत या गिरफ्तारी करे तो उस समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जब भी कोई आपके सामने ऐसी कोई घटना हो तो जरूर ध्यान रखना, वहाँ पर ऐसे ही होता है। अब हम लोग बात कर रहे थे ना कि पुलिस सबसे पहले जब उसके पास कोई व्यक्ति शिकायत दर्ज कराने जाता है तो शिकायत दर्ज कराते समय पुलिस सबसे पहले क्या करती है, सबसे पहले पुलिस जो है वो FIR दर्ज करती है। तो पुलिस इस FIR में क्या क्या लिखती है, FIR होता क्या है, तो इसको भी समझ लेते हैं। FIR का मतलब होता है प्रथम सूचना रिपोर्ट। प्रथम सूचना रिपोर्ट, अब ये होती क्या है FIR? पुलिस FIR के बाद ही, अब मैं बताऊंगा होती क्या है FIR। FIR वो प्रथम सूचना होती है जो कोई व्यक्ति शिकायत करता पुलिस के पास जाकर के लिखाता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे घर में चोरी हुई, फर्ज करो, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपने जो नज़दीकी थाना है वहां पर जाकर मैं पुलिस सब इंस्पेक्टर साहब से बोलूंगा कि सर मेरे यहाँ पर चोरी हुई। वो बोलेंगे FIR दर्ज करा दो। तो FIR दर्ज करते हैं, वो क्या पूछते हैं, वो पूछते हैं कि बताओ क्या हुआ है, क्या चोरी हुआ है, कब हुआ है, कहाँ हुआ है, कौन से क्षेत्र में हुआ है, किसी पर शक तो नहीं है। तो प्रथम सूचना रिपोर्ट होती क्या है? प्रथम सूचना रिपोर्ट का मतलब होता है कि यह एक ऐसी सूचना रिपोर्ट होती है जिसमें सबसे पहले लिखित या मौखिक रूप में, हालांकि उसमें नोट किया जाता है, लिखित रूप में जो बयान दर्ज किए जाते हैं, चोरी की घटना का विवरण होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, FIR बोलते हैं। थोड़ा समझेंगे, इसकी विशेषता समझेंगे। FIR के बाद ही पुलिस अपराध की पड़ताल करती है, जो कि क्योंकि जब तक FIR दर्ज नहीं होगी, जब तक आप उसका विवरण नहीं बताओगे, तब तक पुलिस जो है वो अपराध को कि जो पड़ताल है वो आगे नहीं बढ़ाएगी। अपराधी की सूचना मिलने पर FIR दर्ज की जाती है। जैसे ही अपराध की सूचना, अपराधी नहीं, अपराध की सूचना जैसे ही मिलती है पुलिस को, सबसे पहले वो क्या करती है, FIR दर्ज करती है कि क्या अपराध हुआ है। पुलिस को सूचना मौखिक या लिखित रूप में मिल सकती है। ऐसा नहीं कि पुलिस को खाली आप वहां जाकर के खाली लिखित में दे दो, आप बोल कर भी दे सकते हो। मौखिक या लिखित दोनों रूप में आप FIR दर्ज करवा सकते हो। मतलब आप बोलोगे सूचना, वो तो लिखित में मेंशन कर लेंगे, है ना। तो अब क्या होता है FIR में, एक्चुअल में होता क्या है, FIR की विषय वस्तु क्या है, FIR में क्या क्या लिखते हैं। FIR में वारदात की तारीख, समय और स्थान का जिक्र किया जाता है सबसे पहले कि FIR की कहाँ पर वारदात हुई, कितनी बजे हुई और तारीख क्या थी। वारदात की घटना का पूरा विवरण बताइए, शब्द जो आपने देखा, जो समझा पूरा, तो आपको बताना पड़ेगा। जैसे शांति के मामले की बात कर ले तो सबसे पहले जो मिस्टर शिंदे गए थे पुलिस सब इंस्पेक्टर राव के पास, तो उनने क्या बोला कि मेरे घर में मेरी पत्नी का हार चोरी हो गया है और हमारे ही घर में काम करने वाले नौकरानी जो है उन पर हमें पूरा शक है, 4 उन्होंने चुराया है, क्योंकि उनके संदूक से हमें 10,000 रुपये मिले हैं। तो हमें विश्वास है कि वो 10,000 रुपये उन्होंने हमारे हार को बेचकर ही जो है लेकर के आई है। तो ऐसी रिपोर्ट में पूरा विवरण दर्ज कराया गया, समय, स्थान और तारीख वगैरह सब कुछ जो पूछते हैं वो मेंशन कर दिया। अब क्या हुआ, आरोपी अपराधी का अगर पता हो आपको कि अपराध किसने किया है, तो उसका नाम तथा गवाह का उल्लेख भी करें। उनका नाम बोल दिया, और गवाह कौन है कि गवाह मैं हूं, मैंने देखा उस अपराधी को, तो वो गवाह के रूप में नाम उल्लेख किए। शिकायत दर्ज कराने वाले का नाम और पता भी दर्ज करना पड़ेगा कि शिकायतकर्ता कौन है, कौन ये दर्ज करा रहा है FIR, क्योंकि वो FIR की नकल उनको देनी पड़ेगी। शिकायतकर्ता को FIR की नकल प्राप्त करने का अधिकार है।
जो शिकायतकर्ता मिस्टर शिंदे थे उनको नकल प्राप्त का जो एफआईआर लिखी गई उसकी फोटोकॉपी वो ले सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में वो प्रोवाइड की जाएगी, उसके अलग से एवज में पैसे नहीं मांगे जाएंगे। ये रूल बनाया गया है। तो एफआईआर की विषय वस्तु समझ में आ गई। अब ये भी समझ में आ गया कि एफआईआर होती क्या है। एफआईआर का मतलब होता है प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम वारदात की जानकारी लिखी जाती है समय, तारीख और स्थान के साथ में। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम सूचना रिपोर्ट बोलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। सरकारी वकील कौन होता है? अब जरा समझते हैं कि भाई हमने पुलिस की तो भूमिका समझ ली, अब पुलिस के बाद दूसरा नंबर किसका आता है? सरकारी वकील का आता है। दोस्तों, जैसे ही पुलिस अपनी चार्जशीट फाइल करती है, आरोप पत्र दाखिल करती है, उस आरोप पत्र के दाखिल करने के बाद से ही वकील की भूमिका की शुरू हो जाती है और वकील की भूमिका की शुरुआत हो जाती है। अब इस कहानी में हमने अभी शांति और शिंदे की जो कहानी सुनी है, इसमें हमने दो वकीलों की बात की। एक सरकारी वकील होता है जो राज्य की तरफ से मुकदमा लड़ता है, और दूसरा वकील जो होता है वो निजी वकील होता है, जो कि शांति की तरफ से मुकदमा लड़ रही थी, कमला राय करके जो थी व्यक्ति, जो लेडी थी वो लड़ रही थी। तो हमने समझा, तो सरकारी वकील की भूमिका यहाँ पर सबसे अहम होती है। कैसे होती है? अदालत में सरकारी वकील सरकार का पक्ष रखते हैं। यदि केस सरकार की तरफ से लगाया गया, जैसे शांति हेम्ब्राम का जो केस है उसका नाम क्या है? राज्य वर्सेस शांति हेम्ब्राम, राज्य बनाम शांति हेम्ब्राम। इससे प्रीवियस क्लास का अगर हम आपने पिछला अध्याय पढ़ा है ना, तो वहाँ पर सुधा गोयल का मामला था, दिल्ली का केस, जिसमें एक दहेज प्रताड़ना के चक्कर में ससुराल पक्ष के लोगों ने उसको जला दिया था, सुधा गोयल। तो वो भी क्या, दिल्ली प्रशासन बनाम सुधा गोयल का मामला था। तो कहीं ना क्या होता है कि ये मामले जो आते हैं, राज्य जो है, सॉरी, दिल्ली प्रशासन बनाम सुधा गोयल नहीं, दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार था, जो आरोपी होता है उसके खिलाफ ये केस होता है। तो यहाँ पर भी क्या करें, सरकारी वकील जो है वो किसका पक्ष लेगा? वो सरकार का ही पक्ष लेता है। अदालत में पुलिस जब आरोप पत्र दाखिल करती है, मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही पुलिस आरोप पत्र दाखिल करती है तब वकील की भूमिका की शुरुआत हो जाती है। तो भूमिका कब शुरू होती है वकील की? जब पुलिस आरोप पत्र दाखिल करता है। अब पुलिस ये आरोप पत्र दाखिल कब करता है? अभी हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, पुलिस गवाहों को रिकॉर्ड करती है और सबूत इकट्ठा करती है। अगर सबूत आरोपी के खिलाफ पाए गए तो पुलिस जो है वो आरोप पत्र दाखिल करती है कि ये सबूत है जो इनके खिलाफ है, इसलिए हमें लगता है कि ये अपराधी है। तो ऐसा पूरा वो दाखिल करती है अदालत में। जैसे वो दाखिल करती है, अदालत में मुकदमा पहुंचा, वकील का काम शुरू हो जाता है। ठीक है, वह राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करता है। अभियोजन का मतलब वही दलील पेश करता है, एक तरह से अपने तरफ जो वकालत करता है, मतलब पक्ष को बचाव करता है कुल मिलाकर के, जो आपने इस केस में समझा। तो सरकारी वकील की भूमिका है। सरकारी वकील कौन होता है तो ये तो समझ में आ गया, लेकिन सरकारी वकील ऐसा नहीं कि कुछ भी हो सकता। भाई सरकारी वकील की एक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि वो सरकार का पक्ष रखता है। सरकार ये भी नहीं बोल रही कि भाई हमें आप निर्दोष साबित करो, सरकार को थोड़ी निर्दोष साबित करना है। सरकार तो खाली किसी व्यक्ति के लिए पक्ष रख रही है। सरकार बोलती है कि जो वाजिब है वही करना है। अगर वाकई में जिसके खिलाफ हमने केस किया, जो आरोपी है वो निर्दोष है, तो सरकारी वकील की भूमिका वहां पर और बढ़ जाती है। तो क्या होता है, सबसे पहले सरकारी वकील की जिम्मेदारी क्या होती है? जिम्मेदारी ये होती है कि वह निष्पक्ष रूप से काम करे। वो ये नहीं करे कि भाई एक पक्ष की ओर बढ़े, उसको लग रहा वो पूरे मामले को समझता है। सरकारी वकील को यहाँ पर इसलिए लाया गया है क्योंकि सरकारी वकील देखता है कि अगर मामला वाकई में ये निर्दोष व्यक्ति है जिसको आरोप लगाया गया, तो सरकारी वकील निष्पक्षता से उसका साथ देगा, भले ही वो अपोज में हो, लेकिन उसको साथ देना पड़ेगा। अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य पेश करे और गवाह तथा सबूत पेश करे, यानी अदालत के सामने ठोस सबूत पेश करेगा। सरकारी वकील की जिम्मेदारी, ऐसा नहीं कि फेक सबूत पेश कर दे। साथ ही साथ गवाह और सबूत भी ऐसे पेश कर जिससे आरोप तय होना चाहिए, और नहीं हो रहा है तो उसको बचाव करने के पूरा अधिकार। देखिए, सरकारी वकील राज्य की तरफ से लड़ रहा है, उसका मेन काम यही है कि वो निष्पक्षता से काम करेगा। अब ये सारा इसलिए किया गया क्योंकि वकील अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएगा तो ही तो अदालत सही तरीके से फैसला दे सकेगी। अदालत को सही फैसला देने में सरकारी वकील की बहुत भूमिका होती है। इसी वजह से सरकारी वकील को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। यहाँ तक आप समझे हैं। अब नेक्स्ट, सरकारी वकील ने मान लो अपना काम कर दिया, अब भूमिका आती है न्यायाधीश की, कि न्यायाधीश की भूमिका क्या होती है। पहले तो हम लोग समझ देते हैं कि न्यायाधीश होता क्या है। देखिए, हमारे देश में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ऐसी 3 अलग अलग संस्थाएं बनाई गई हैं। तो एक होती है एग्जीक्यूटिव, एक होती है लेजिस्लेटिव, एक होती है जुडिशरी, जिसको हम लोग न्यायपालिका बोलते हैं। न्यायपालिका हर व्यक्ति को न्याय देने के लिए बनी होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और नीचे सब ऑर्डिनेट कोर्ट, जिसको हम लोग अधीनस्थ न्यायालय बोलते हैं, जिला कोर्ट बोलते हैं। इन सभी न्यायालयों में न्यायाधीश बैठते हैं, और न्यायाधीश क्या करते हैं, ये न्यायाधीश सबूतों और बयानों के आधार पर, गवाह बयान जो भी दर्ज किया जाता है उनके आधार पर फैसला लेते हैं।
तो न्यायाधीश का मेन काम क्या होता है? न्यायाधीश का मेन काम होता है किसी अपराधी को दोषी साबित करना और साथ ही साथ उसको सजा देने का काम है, अगर वो दोषी साबित होता है तो ये काम उनका है। तो जैसे कि किसी खेल में अंपायर का काम क्या होता है? आपने देखा ना, क्रिकेट में अंपायर का काम क्या होता है? अगर मान लो किसी ने अपील की है और लगा कि यार ये एलबीडब्ल्यू होने वाला है, या तो वो देखते हैं, तो उनको अगर पुख्ता सबूत मिले कि हाँ एलबीडब्ल्यू हुआ, तो वो तुरंत उंगली उठा देंगे। या कट एंड बोल्ड हुआ है, जो भी हुआ है, तो वो देखते हैं कि हाँ सबूत इसके खिलाफ है, या आउट है तो आउट दे देता है। तो जो एम्पायर फेयर डिसीजन देता है, वैसी की वैसी भूमिका एक न्यायाधीश की होती है किसी मामले में, उसको भी फेयर डिसीजन देना पड़ता है। तो एक खेल में अंपायर वैसे ही न्यायाधीश होता है, जैसे एक खेल में अंपायर होता है वैसे एक खेल में न्यायाधीश होता है। वह निष्पक्ष भाव से खुली अदालत में मुकदमा संचालित करता है। एक तो उसका भाव कैसा ना, जो निष्पक्ष, किसी का पक्ष न्यायाधीश नहीं लेता, न्यायाधीश केवल सबूतों के आधार पर बयान देता है। और खुली अदालत में इसका मतलब ये है कि उस अदालत में जो आरोपी है उसको भी आने दिया जाएगा, उसके घर वालों को भी आने दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि भाई बड़े लोगों ने फैसला करवा रहे हैं, बस अमीर व्यक्ति का फैसला चल रहा है तो गरीब व्यक्ति को आने नहीं दिया आपने, मतलब वहां पर केवल और केवल जो शिकायत करता है वही आ रहा है, उसी ने सुनवाई कर ली। तो जो आरोपी होता है उसको भी आने का पूरा यहाँ पर अधिकार दिया गया। गवाहों के बयान सुनना, वकील की दलील सुनना, ये काम, ये भूमिका न्यायाधीश की होती है। गवाह के बयान भी वही सुनेंगे, क्योंकि गवाह भले ही अलग से बयान दे दिया हो लेकिन जज साहब के सामने भी देना पड़ेगा। साथ ही साथ बचाव के पक्ष में सबूतों की जांच भी करवाते हैं। आरोपी के लिए बचाव के जो सबूत लाए गए, नए सबूत, हो सकता है शिकायतकर्ता ने भी सबूत दिए और बचाव वाले ने भी सबूत दिए, सबूतों की जांच करवाते हैं कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है, तो जांच के उपरांत ही वो फैसला देते हैं। इसका मकसद मतलब ये है कि न्यायाधीश की भूमिका बहुत ही साफ सुथरी होनी चाहिए और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अब बात कर ले कि न्यायाधीश कोई सुनवाई जो है कैसे करते हैं। कोई सुनवाई न्यायाधीश जब फैसला लेता है ना, तो कैसे लेता है? मौजूदा बयानों और सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार फैसला लेता है। ऐसे नहीं ले लिया कि भाई मर्जी से कि यार मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि यार यही चोर है, तो ऐसा नहीं कर सकता। सब प्रॉपर सबूतों और बयानों के आधार पर कानून के हिसाब से वो सुनवाई करता है। कानून में अगर किसी अपराध की इतनी सजा लिखी है तो वो इतनी देगा, ऐसा नहीं कि उसकी मर्जी से सजा दे सकता है। तो कानून के अनुसार सजा देता है और सबूतों और बयानों के हिसाब से फैसला लेता है। आरोपी दोषी है या नहीं, न्यायाधीश तय करते हैं। तो न्यायाधीश सुनवाई के वक्त तय करते हैं कि वाकई में आरोपी दोषी है या नहीं है। दोषी साबित होने पर सजा सुनाते हैं। अगर कोई आरोपी दोषी साबित हो गया तो फिर क्या करते हैं? आईपीसी की धारा के अनुसार उसको सजा सुनाते हैं। सजा में जेल तथा जुर्माना दोनों हो सकता है या कोई भी एक भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है न्यायाधीश के ऊपर कि वो दोनों व्यक्तियों को, जो अपराधी हैं उसका दोष सिद्ध हुआ है, उस दोषी को या तो जेल दे या जुर्माना दे या दोनों एक साथ भी दे सकता है। ये डिपेंड करता है कि अपराध किस हद तक हुआ है या अपराध में किसी को क्या नुकसान हुआ है। तो सारे काम कौन कर सकता है? ये न्यायाधीश की भूमिका होती है। समाज में अपराध के प्रकार समझ लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब शांति का केस आया, थोड़ा समझना है इसको, यहाँ से कोरिलेट कर रहा हूँ। जब शांति का केस आया तो शांति के केस में क्या हुआ? मिस्टर शिंदे ने केस किया शांति के ऊपर चोरी का, लेकिन मामले का नाम वहाँ रखा गया राज्य बनाम शांति हेमराम, उसका नाम ये रखा गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे अपराध हैं दोस्तों जो केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए होते हैं। यानी कुछ अपराध व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे अपराध है ना, तो इसलिए इसमें नाम लिख दिया क्या? समाज में अपराध के प्रकार क्या होते हैं। एक तो व्यक्तिगत अपराध जो किसी व्यक्ति के खिलाफ ही किया गया, और कुछ अपराध ऐसे हैं जो समाज के लिए होते हैं पूरे। जैसे दहेज प्रताड़ना का केस है, मान लो दहेज का केस है, दहेज हत्या का केस है, तो ऐसे में क्या होगा? ये केस भले लग रहा है कि केवल एक लड़की की हत्या हुई दहेज के मामले में, लेकिन ये दहेज की प्रथा केवल क्या उसी घर में थी? ये तो समाज में, हर घर में, बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे समाजों में चलती है। तो ये पूरे समाज का मामला था। ऐसे में वो सुधा गोयल वाला जो मामला था उसका नाम भी क्या था? दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण प्रसाद। अब समझना है इसको। तो ये समाज में अपराध के प्रकार को थोड़ा सा इसमें क्या कर दिया, व्याख्या की थोड़ा बड़ा कर दिया गया, ब्रॉड कर दिया गया कि अपराध, कुछ अपराध केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि समाज को भी नुकसान पहुंचाते हैं। कोई भी अपराध जनता के विरुद्ध होता है, मतलब कोई भी अपराध जो जनता के विरुद्ध होता है केवल वो व्यक्तिगत नहीं हो सकता है। तो अपराध केवल पीड़ित को ही नहीं बल्कि समाज को नुकसान पहुंचाता है। तो कहने का मतलब कि अपराध व्यक्तिगत नहीं, जबकि हो सकता है कि पीड़ित के साथ साथ समाज को भी नुकसान पहुंचा रहा है। अर्थात कुछ अपराध केवल व्यक्ति ही नहीं बल्कि समाज के प्रति होते हैं। तो कुछ अपराध केवल व्यक्ति नहीं जबकि समाज के प्रति भी होते हैं, जैसे दहेज के लालच में हत्या। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो समझते हमने पिछले अध्याय में और इस अध्याय में क्या सीखा। देखिए, पिछले अध्याय में
कि घटना से हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि वहाँ क्या हुआ था, सुधा की हत्या का मामला था। सुधा की हत्या के मामले में आरोपी कौन थे? आरोपी था लक्ष्मण और उसकी माँ। सुधा गोयल का मामला तो याद है ना, सुधा गोयल का मामला जो दहेज प्रताड़ना में हुआ था, जिसको दहेज के लालच में जला दिया गया था और उसकी सासू माँ जो थी, जो सास थी जिसका नाम था शकुंतला, वो और उसका पति लक्ष्मण दोनों आरोपी थे। मुकदमा जो है उसका नाम क्या था? राज्य की ओर से दायर किया गया, मुकदमा राज्य की ओर से दायर किया गया था और मुकदमे का नाम क्या था? दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार। अब ये मुकदमा सुधा वर्सेस लक्ष्मण कुमार नहीं था, ये मुकदमा क्या था? दिल्ली प्रशासन वर्सेस बनाम लक्ष्मण कुमार। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अपराध के प्रकार में अभी हमने पढ़ा कि कुछ अपराध केवल पीड़ित को नहीं बल्कि समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो नाम रखा गया वो क्या है? दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार रखा गया। इस अध्याय की घटना में हमने क्या सीखा? शांति वाला चोरी का मुकदमा था। शांति वाले चोरी के मुकदमे में क्या लिखा कि हम लोग ने इसका नाम भी क्या नहीं रखा? श्रीमती शिंदे बनाम शांति की बजाय, ये रखने की बजाय, क्योंकि चोरी भी एक ऐसा अपराध है जो समाज को प्रभावित करता है। एक चोरी ऐसी घटना है जो अगर पूरे समाज को नुकसान पहुंचाती है। तो कहीं ना कहीं इसी केस भी क्या होना चाहिए? इस राज्य की तरफ से सरकारी वकील ने मुकदमा दायर किया था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या था? राज्य बनाम शांति कहना उचित होगा। तो जहां श्रीमती शिंदे बनाम शांति की बजाय राज्य बनाम शांति हेम्ब्राम कहना उचित होगा, एक केस का नाम रखा गया है। तो इन दोनों अध्याय से में जो घटना हुई, इनसे हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि कोई अपराध जो पूरे समाज को नुकसान पहुंचा रहा है, उसमें एक तरफ जो होता है, एक पक्ष क्या होना चाहिए? राज्य की तरफ से मुकदमा दायर किया जाता है। तो इसलिए हमने ये दोनों की दोनों चीजें यहाँ पर मेंशन की है। ठीक है दोस्तों, अब आगे समझते हैं। कोई जो सुनवाई निष्पक्ष नहीं होगी यदि, देखिए हमारा जो हेडिंग है वो क्या है? कोई सुनवाई निष्पक्ष नहीं होगी यदि, मतलब निष्पक्ष सुनवाई क्या होती है ये भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अब निष्पक्ष सुनवाई तो हमने अभी बार बार बात कर रहे हैं कि भाई एक जज साहब जो होते हैं उन्हें निष्पक्ष सुनवाई करनी चाहिए। एक वकील जो होता है उसे निष्पक्ष तौर पर काम करना चाहिए। तो निष्पक्ष का मतलब क्या होता है? निष्पक्ष का मतलब होता है हर एक पक्ष को अपना रोल अदा करने का पूरा मौका दिया जाए, पूरी आज़ादी दी जाए। साथ ही साथ न तो न्यायाधीश और न ही वकील किसी का ज़्यादा फेवर नहीं करेंगे, मतलब अगर सही है तो उसका फेवर करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। निष्पक्ष का मतलब ये होता है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं। निष्पक्ष, कोई फैसला निष्पक्ष तब होगा जब छोटे छोटे पॉइंट जो हम लोग बात करने वाले इन पर ध्यान दिए जाए। तो मैं पहले शुरुआत कैसे कर रहा हूँ कि कोई फैसला निष्पक्ष नहीं होता, कब नहीं होता है? मान लो फॉर एग्जाम्पल अदालत आरोपी को गवाह का आरोप पत्र के बयान की नकल न दे। रूल क्या बोलता है? रूल ये बोलता है कि अदालत को आरोपी को जो बयान मिले हैं, जो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उसके बयानों की नकल उसको दे। अगर मान लो अदालत नहीं देती है तो मैं बोलूंगा कि ये निष्पक्ष सुनवाई नहीं है। दूसरा पॉइंट, मुकदमा ऐसी जगह चलाते हैं जहां आरोपी भी ना पहुंच पाए, मतलब ऐसी जगह, ऐसी दूर दुरस्थ या ऐसी कोई पोश होटल या ऐसी कोई जगह चलाते हैं मान लो मुकदमा जहां पर आरोपी, गरीब आरोपी नहीं पहुंच सकता, तो ये भी गलत है। आरोपी को ऐसी जगह मुकदमा, खुला मुकदमा होना चाहिए जहां पर आरोपी आना चाहिए। जैसे कि शांति के मुकदमे में हमने शांति को पाया कि शांति वहां पर मौजूद थी, तो अगर आरोपी वहां नहीं पहुंच पा रहा है तो वो निष्पक्ष हो गया क्या? नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, आरोपी के वकील को शिकायतकर्ता व गवाहों से जिरह करने दिया जाए। आरोपी का जो वकील होता है, जैसे आरोपी का वकील यहाँ पर कौन थी? शांति के मुकदमे में अगर आप देखोगे तो आरोपी की वकील जो थी वो कौन थी? कमला राय थी। कमला राय को अगर मान लो शिकायतकर्ता के गवाह से प्रश्न पूछने ना दिया जाए तो गलत होगा। तो अगर मान लो आरोपी के वकील को शिकायतकर्ता व गवाहों से जिरह करने दिया, अब यहां पर अगर मैं बोल दूं जिरह करने नहीं दिया जाए, जिरह करने नहीं दिया जाए तो क्या निष्पक्ष होगा? तो नहीं दिया जाएगा तो निष्पक्ष न्याय नहीं होगा, वह निष्पक्ष सुनवाई नहीं कहलाएगी। आरोपी को पहले से ही न्यायाधीश दोषी मान लो न्यायाधीश महोदय आरोपी को पहले से दोषी मान ले तो दोस्तों ये भी गलत होगा, क्योंकि न्यायाधीश को पहले से ही आरोपी को दोषी नहीं मानना चाहिए। हम लोग न्यायाधीश के आचरण की बात करेंगे कि एक न्यायाधीश को कैसा होना चाहिए। भूमिका तो हमने पढ़ ली, लेकिन कैसा होना चाहिए ये भी हम समझेंगे। तो पहले हमने क्या समझा? कोई सुनवाई निष्पक्ष नहीं होगी यदि, कब नहीं होगी? यदि ये सारी चीजें नहीं होगी। मान लो उसको नकल नहीं दी, मान लो उसको ऐसी जगह चलाता है मुकदमा जहां पर उसको आने नहीं दिया गया, या वकील को, उनके वकील को दूसरे से गवाह से सवाल जवाब नहीं करने दिया गया, या आरोपी को पहले से ही जज साहब ने बोल दिया कि ये तो दोषी है, तो फिर वो भी गलत होगा। तो निष्पक्ष सुनवाई के लिए
किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब अगर निष्पक्ष सुनवाई चलानी है, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहली बात तो ये कि आर्टिकल 21 का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। आर्टिकल 21 क्या बोलता है? अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संविधान जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। संविधान में क्या बोला गया है कि आर्टिकल 21 में लिखा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ है, तो जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। इसका मतलब है कि व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को, आर्टिकल 21 यही बोल रहा है कि व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को केवल तर्क संगत एवं न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया से छीन सकते हैं। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है, इसको समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपने कोई क्राइम नहीं किया, तो क्या आपको जेल हो सकती है? आप बोलोगे नहीं हो सकती, जब मैंने क्राइम किया ही नहीं तो जेल कैसे हो सकती है? तो कुल मिला के ये है कि आपको जेल तभी हो सकती है जब आपने क्राइम किया, और जेल भी कैसे होगी? कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से। ऐसा नहीं कि पुलिस ने सीधा जेल में डाल दिया। आपको जेल तब होगी जब आपके खिलाफ FIR दर्ज होगी, उसके बाद जांच होगी, सवाल जवाब गवाह की रिपोर्ट तैयार होगी, उसके बाद आरोप पत्र जाएगा, फिर वकील कर सकते हैं आप, और वहां पर जज साहब आपको दोषी करार देंगे, तब जाके आपको क्या होगी? सजा हो जाएगी। तब आप बोलोगे कि मेरे आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो मेरी जीवन जीने की स्वतंत्रता है उसको आपने छीन लिया मुझे जेल में डाल करके। क्योंकि जीवन जीने का मतलब खुलेआम जीवन जीना है, अपने आप फ्रीली मूव करना, घूमना फिरना, सब कुछ आता है। तो केवल आपकी जीवन जीने की स्वतंत्रता को केवल कैसे छीन सकते हैं? केवल तर्क संगत एवं न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया से छीन सकते, अगर आपने गुनाह किया तो, और नहीं किया तो नहीं छीन सकते। निष्पक्ष सुनवाई में अनुच्छेद 21 का पालन होना चाहिए कि भाई अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार देता है किसी व्यक्ति को, तो उसमें सुनवाई का अधिकार भी देता है। तो ऐसा नहीं कि आप आर्टिकल 21 का उल्लंघन कर दो। तो निष्पक्ष सुनवाई के वक्त एक आर्टिकल का बहुत ध्यान रखना पड़ता है जिसका नाम है आर्टिकल नंबर 21। तो आपने ये समझ लिया होगा। क्या शांति का मुकदमा एक निष्पक्ष न्याय था? अगर हम लोग शांति के मुकदमे की बात करें, क्योंकि हमने अभी स्टोरी के माध्यम से पूरा शांति का मुकदमा समझ लिया, क्या शांति का मुकदमा निष्पक्ष था? तो अभी हमने जो पॉइंट देखे ना कि कोई कार्यवाही निष्पक्ष नहीं होगी यदि क्या क्या नहीं होगा तो, लेकिन शांति के मुकदमे क्या क्या हुआ था ये तो हमको पता है। पहली बात, शांति को आरोप पत्र व साक्ष्यों की प्रति दी गई थी। अदालत में शांति को जो आरोप पत्र थी उसकी नकल दी गई थी। तो इसका मतलब ये है कि ये शांति के लिए पहला पॉइंट तो बिल्कुल सटीक है कि हाँ सही हुआ था। दूसरा पॉइंट क्या था? जो अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ पेश किया था, मतलब किन साक्ष्यों की प्रति दी गई, उसकी किन साक्ष्यों की कॉपी दी गई उसकी, वो साक्ष्य जो शिकायतकर्ता ने उनके खिलाफ दिए थे ना, उन सभी को कि जो जितना भी डेटा उसके पास था, जो बयान थे, जो सबूत थे, वो सब उसको दिए गए। मामला खुली अदालत में चलाया गया था, मतलब मामला इस तरह से चलाया गया कि आरोपी शांति को भी वहां पर प्रेजेंट रहना पड़ा, और साथ ही साथ उसका भाई जो सुशील है वो भी वहां पर मौजूद था। सुशील को भी कार्यवाही में मौजूद होना पड़ा। देखिए इसको फिर से क्षमा करें, ये सुशील है, सुशील को भी कार्यवाही में मौजूद होना पड़ा, मतलब मौजूद था वो भी। तो इसका मतलब अगर आपके परिवारजन भी मौजूद है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कार्यवाही खुली हो रही है और व्यवस्थित हो रही है। मुकदमा आरोपी की मंजूरी में चलाया गया। आरोपी जब मंजूर होगा ना, आरोपी को जब मंजूर होता है कि हाँ ठीक है भाई आप मुकदमा चलाओ क्योंकि मैं निर्दोष हूं, मैं अपने आप को साबित कर सकता हूं, तो मुकदमा आरोपी की मंजूरी से चलाया गया। शांति का एक वकील ने बचाव किया। कमला राय नाम की एक वकील थी जिनका उनका बचाव किया, तो आपको वकील करने का अधिकार भी दिया गया। वकील को गवाहों से जिरह करने का मौका दिया गया। हमने देखा ना कि मिसेस शिंदे से सवाल जवाब करती हैं राय, जो कमला राय शांति की वकील है, वो मिसेस शिंदे से सवाल करते कि भाई आपने इनको चोरी करते हुए देखा कि नहीं देखा, आपको इनके पास से आपका हार मिला कि नहीं मिला। तो ये क्या है? ये सब निष्पक्ष सुनवाई के ही तो सारे के सारे मामले हैं। तो भाई इतनी सारी चीजें हो रही है। और भी हुआ कि शांति की ओर से भी गवाह पेश किए गए। शांति की ओर से गवाह कौन पेश किए गए? शांति की ओर से गवाह पेश होने का अधिकार इंस्पेक्टर शर्मा जी को लेकर के आई थी राय, तो वो भी तो हुआ था। मुकदमा चोरी का था, परंतु फिर भी न्यायाधीश ने निर्दोष मानते हुए मुकदमा चलाया। भाई न्यायाधीश महोदय ने सबसे पहले माना कि पहले तो निर्दोष है, फिर मुकदमा चलाते हैं। अगर दोष साबित होता है तो ठीक, नहीं तो ये निर्दोष है। भले ही अभी आरोपी ये कटघरे में खड़ी है, लेकिन दोषी होने तक ये निर्दोष रहेगी। तो ये क्या है कि अदालत को, ये जो न्यायाधीश होते हैं इनको भी मानना पड़ेगा कि पहले निर्दोष मानना पड़ेगा, तभी माइंड सेट रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि दिमाग में रख लिया कि भाई ये तो दोषी है, तो ये तो बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई हुई है। अभियोजन पक्ष दोष सिद्ध नहीं कर पाया, क्योंकि निष्पक्ष सुनवाई हुई, इसी वजह से परिणाम क्या हुआ? आखिर में फाइनल में हाथाखार के क्या हुआ कि अभियोजन पक्ष जो था, सामने वाला पक्ष जो था, वो दोष सिद्ध नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि कार्यवाही बिल्कुल निष्पक्ष थी। एक न्यायाधीश का आचरण
निष्पक्ष न्यायाधीश में बहुत मायने रखता है। अगर सुनवाई निष्पक्ष हो रही है, बिल्कुल फेयर सुनवाई हो रही है, तो फेयर सुनवाई के लिए न्यायाधीश का आचरण अच्छा होना चाहिए। अच्छा मतलब कैसा? न्यायाधीश का आचरण होना चाहिए निष्पक्ष। तो न्यायाधीश के आचरण की यहाँ पर बात हो रही है। न्यायाधीश का आचरण लगातार निष्पक्ष रहा। क्यों रहा? क्योंकि इस केस में न्यायाधीश ने शुरुआत से क्या मान के चला कि जो शांति है वो निर्दोष है जब तक दोष साबित नहीं हो जाते। न्यायाधीश ने फैसला साक्ष्यों के आधार पर सुनाया। ऐसा नहीं कि न्यायाधीश ने पहले ही फैसला सुना दिया। जब तक वो इंस्पेक्टर शर्मा जी का पूरा केस सामने नहीं आया, तब तक, जब तक वो हार नहीं मिल गया, तब तक उन्होंने केस का फैसला नहीं सुनाया था। अंत में पूरे साक्ष्यों के बाद ही उन्होंने अंतिम फैसला दिया। तो बिल्कुल उनका आचरण ऐसा ही था, निष्पक्ष था, इस वजह से फैसला बिल्कुल सही हुआ। शांति की कमजोर स्थिति के चलते सीधा फैसला नहीं लिया गया। उनने ये नहीं मान लिया कि शांति गरीब है तो हो सकता है चोरी कर लेगी, तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो वो भले ही वो काम करने वाली थी, लेकिन फिर भी वो ईमानदार थी। तो उनका माइंडसेट ये था कि नहीं यार, ये निर्दोष हो सकती है, जब तक ये दोष सिद्ध नहीं हो जाता मुझे इससे निर्दोष लेकर चलना पड़ेगा। तो उसकी स्थिति के चलते भी उन्होंने बोला कि नहीं यार, इसको न्याय मिलना चाहिए। शांति को इसलिए न्याय मिला क्योंकि उसे निष्पक्ष सुनवाई का मौका मिला। और निष्पक्ष सुनवाई का मौका मिला किस वजह से? क्योंकि न्यायाधीश का जो आचरण है वो शुरू से आखिर तक कैसा था? निष्पक्ष था। तो एक न्यायाधीश का आचरण किसी निष्पक्ष सुनवाई में बहुत ही मायने रखता है। तो यहां तक आप समझ गए। संविधान और कानून में निष्पक्ष सुनवाई के बारे में क्या कहा गया है? भाई हमारा जो संविधान है और हमारी जो कानूनी व्यवस्था है वो भी निष्पक्ष सुनवाई के बारे में क्या क्या कहती है। तो उसमें से क्या लिखा हुआ है? उसमें क्या लिखा है कि प्रत्येक नागरिक इस देश में, प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी वर्ग, जाति या धर्म का, किसी भी वर्ग का, जाति या धर्म का, या किसी वैचारिक मान्यता का हो, किसी जाति, वर्ग या धर्म या किसी भी वैचारिक मान्यता, कोई भी मान्यता, कोई भी रिलीजन को फॉलो कर रहा है या कोई दूसरी मान्यता किसी विचारों से प्रभावित है ना, तो मान्यताओं से हो, तो उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया गया है। कोई भी व्यक्ति, सबको निष्पक्ष सुनवाई का राइट टू हियरिंग सबको दिया गया है। तो हर व्यक्ति को सुनवाई सुनने का अधिकार है। और यही है कानून का शासन, क्योंकि कानून जो है सबको बराबर मौका देता है अपने आप को बचाने का। तो इस वजह से बोल सकते हैं ना कि आर्टिकल, ये जो हमारा संविधान और कानून है, दोनों के दोनों निष्पक्ष सुनवाई को पर जोर देते हैं, जो कि इस केस में आपको देखने को मिला। तो दोस्तों हमने कंप्लीट चैप्टर रिवीजन कर लिया। आशा करता हूं कि इस चैप्टर से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो सब इसमें कवर हो गए होंगे। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो सीक्वेंस वाइज नहीं मिल रहे तो आप चाहे तो हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, जो है magnetbrain.com। magnetbrains.com पे जाएंगे आप, तो जैसे वहाँ पर आपको जो हमारी वेबसाइट खोलेंगे तो आपको वहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा कि इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आपको यहाँ पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जहाँ पर आपको जैसे CBSE हिंदी मीडियम मिलेगा, जैसे आप CBSE हिंदी मीडियम में जाएंगे आपके पास में हिंदी मीडियम के ऑप्शन आ जाएंगे क्लास 12, 11, 10, 9, 8। तो जैसे आपने 8 को चूज़ किया, 8 को चूज़ करने के बाद आपके पास क्या ऑप्शन आ गए? आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट के ऑप्शन आ गए कि जो 8वीं क्लास में जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, और हर एक सब्जेक्ट के नीचे लिखा हो ना वॉच नाउ। बस आपको क्या करना है? वॉच नाउ पर क्लिक करना है। जैसे आप वॉच नाउ पर क्लिक करोगे आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें ये सारे के सारे वीडियो दिखाई दे रहे हैं आपको। तो जैसे मान लो मैंने वॉच नाउ क्लिक किया, मुझे सामाजिक विज्ञान पढ़ना है, तो मैं वॉच नाउ क्लिक करूंगा तो क्या होगा? मेरे सामने एक विंडो खुल जाएगी कि भाई पहले तो मेरे सामने क्या खुलेगा कि जो सब्जेक्ट है मेरा, जो मान लो मैं सिविक पढ़ा रहा हूँ, तो सिविक्स के अंदर जितने भी चैप्टर होंगे सारे की लिस्ट मिल जाएगी। लिस्ट में आपको क्लिक करना है, क्लिक करोगे तो ऐसा विशेष सूची मिल जाएगा आपको। और इस विशेष सूची में आपको क्या करना है? जैसे आपके वीडियो खत्म हुआ और आप नेक्स्ट वीडियो कर सकते हैं, तो ऐसे करके सारे के सारे वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा विकल्प है जिससे आप अपने सारे वीडियो सिक्वेंशली देख सकते हो। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 6 से क्लास 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को दी जाती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, वो भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।